ओके बच्चों, चलो जल्दी से हम अब रिवाइज करते हैं हमारा सीपीसी का पार्ट पर जल्दी से। तो आज हमारा जो बैलेंस पोर्शन है सीपीसी में जो बचा हुआ वो है सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। सेट ऑफ को लीगल सेट ऑफ भी बोला जाता है और इक्विटेबल सेट ऑफ। सेट ऑफ और लीगल सेट ऑफ का मतलब क्या होता है या लीगल सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? लीगल सेट ऑफ, सपोज मुझे आपसे 1,00,000 रुपए लेने हैं और आपने मुझसे 90,000 रुपीज लेने हैं। ट्रांजेक्शन सेम होना यहाँ पर जरूरी नहीं है, नो नीड ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सपोज आई हैव टॉट यू फॉर 1,00,000 रुपीज एंड आपने मुझे बुक सप्लाई की है 90,000 रुपीज की। तो मेरा 1,00,000 जब मैं आपसे प्लेंटिफ के फॉर्म में क्लेम करता हूं कोर्ट में जाके, तो आप सामने से जब काउंटर क्लेम कर देते हो 90,000 रुपीज का, तो वो सेट ऑफ हो सकता है 1,00,000 के अंदर 90। अब बस मेरा क्लेम 10,000 बचा आपसे। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है? इक्विटेबल सेट ऑफ होने के लिए अच्छा एक चीज छूट गई आपकी कि सेट ऑफ के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब सम असर्टेन्ड होता है। ध्यान रखना, सम असर्टेन्ड होना चाहिए। वेयर इक्विटेबल सेट ऑफ की बात करते हैं तो सम अनअसर्टेन्ड या असर्टेन दोनों भी हो सके, चल सकता है। बट इक्विटेबल सेट ऑफ के अंदर ट्रांजेक्शन मस्ट बी सेम, एक ही ट्रांजेक्शन। सपोज करते हैं कि मैंने आपको एक टेंडर दिया, एक ठेका दिया कि आप इस रूम में पेंट कर दीजिए और 50,000 रुपीज का पेंट उसके लिए लेके आ चुके हैं। नेक्स्ट डे लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से अब आप पेंट नहीं कर पा रहे हो और 10,000 रुपीज का पेंट लेके आ चुके थे। पेंट कितने का था? 10,000 का। पूरा टेंडर 50,000 का। लॉकडाउन हो गया। नाउ आई एम आस्किंग यू कि मुझे मेरे 50,000 रुपए वापस दे दो, मुझे तो छोटी जगह या गांव या शहर में छोड़ के जा रहा हूँ। इन दैट केस आप यू माइट से कि सर मेरे 10,000 रुपए, मैं कोर्ट जाऊंगा कि 50,000 दीजिए मुझे, ठीक है। इन दैट केस यू में से सर मेरे डैमेजेस हुए 10,000 रुपीज के इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इसको सेट ऑफ कीजिए। तो ये हो गया सेम ट्रांजेक्शन का सेट ऑफ, इसको बोलते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का मतलब जब ट्रांजेक्शन अलग हो सकती है, असर्टेन मनी होना चाहिए। इक्विटेबल सेट ऑफ का मतलब सेम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और सम असर्टेन या अनअसर्टेन हो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम का मतलब है सामने वाली पार्टी आप वापस कुछ आपसे मांगती है, बट हमेशा ध्यान रखता है काउंटर क्लेम हमेशा हायर अमाउंट का होना चाहिए। डिपेंडेंट का क्लेम हमेशा हायर होगा। सपोज मैंने आपको 1,00,000 रुपए में पढ़ाया और आपसे 1,00,000 रुपए की फीस मांगी। आपने बोला कि सर माय फादर हैव सप्लाइड और यू आई हैव सप्लाइड बुक्स वर्थ रुपीज 1,10,000 टू यू, देन इन दैट केस दिस इज अ काउंटर क्लेम, जब आपने कुछ ज्यादा मांगा है। नेक्स्ट आता है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। क्या होता है? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी हायर कोर्ट को सू मोटो एप्लीकेशन दे किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे उससे व्यू लेते हो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, तो उसको बोला जाता है रेफरेंस। अदरवाइज रिव्यू क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है जब कोर्ट को बोला जाता है ऐसे ऑर्डर्स जो नॉन अपीलेबल होते हैं या अपीलेबल तो होते हैं बट उसमें अपील की नहीं गई है अभी तक, उन ऑर्डर्स के अंदर अगर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि सर प्लीज रीचेक योर डिसीजन वंस, आप एक बार अपने डिसीजन को देखिए। इसमें पॉइंट ऑफ नोटिंग क्या है? पॉइंट ऑफ नोटिंग होता है कि सर ऑर्डर में अपील हो नहीं सकती है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट ही अपील हो सकती है, तो आपने अभी तक अपील नहीं फाइल की है, ये हो सकता है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है गोइंग थॉरोली विद द डिसीजन। मतलब जब कोर्ट को बोला जाता है सर आप पूरे के पूरे डिसीजन को थॉरोली देखो। सर रिवीजन और रिव्यू में क्या फर्क है? रिव्यू में ऊपर ऊपर से देखा जाता है थोड़ा सा, और रिवीजन के अंदर थॉरोली इन डेप्थ देखा जाता है। इसमें क्या हो सकता है? कब कब रिवीजन के ऑर्डर्स आ सकते हैं? 3 केस में आ सकता है। रिव्यू कभी भी आ सकता है, वेयर एज रिवीजन 3 केस में आ सकता है। पहला, व्हेन द कोर्ट हैज नॉट एक्सरसाइज देयर जुडिक्शन, कोर्ट का कुछ अधिकार था और कोर्ट ने उस अधिकार से ज्यादा अपनी जुडिक्शन यूज कर ली। दूसरा, कोर्ट का अधिकार एक्स का था, कोर्ट ने वो अधिकार यूज ही नहीं किया। सपोज कोर्ट का कुछ राइट था, कोर्ट को इतने काम करने चाहिए थे और कोर्ट ने अपने वो चीजें चेक नहीं की, तो दो सिंपल। फिर से रिवीजन कब हो सकता है? रिवीजन तब हो सकता है जब कोर्ट ने अपनी जुडिक्शन ओवर यूज कर ली हो, लेस यूज कर ली हो, दोनों ही केस में हो सकता है। या कोर्ट ने अपनी जुडिक्शन इलीगली या फिर इरेगुलरिटी के साथ यूज की हो, तब भी हो सकता है। इंजेक्शन का मतलब होता है स्टे लेके आना, जब पर्टिकुलर एक्ट को करने से किसी को रोका जाता है उसको इंजेक्शन बोला जाता है। 2 टाइप की होती है, एक होता है आपका टेम्परेरी इंजेक्शन, दूसरा होता है परपेचुअल इंजेक्शन। टेम्परेरी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आपको किसी टेम्परेरी समय के लिए रोक दिया जाता है किसी काम करने से, उसको टेम्परेरी इंजेक्शन बोला जाता है। ये 3 टाइम में की जाती है। व्हेन द एसेट्स इज बीइंग वेस्टेड, एग्जांपल रेगुलर क्लास में माइंस वाला दिया था आपको। सपोज हो सकता है कि आपने मुझसे एक माइन किराए पे लियो, खान माइंस, और कोर्ट में हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है रेंट को लेके, और आप बाय द टाइम उस माइन को यूज करते जा रहे हो, जल्दी जल्दी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो माइन वेस्ट हो जाएगी, खान खराब हो सकती है, क्योंकि आप एक्सट्रैक्शन निकाल लोगे सारा माल उसमें से सामान। तो इसलिए कोर्ट उस पर स्टे ला सकता है कि जब तक कोर्ट का केस फाइनल नहीं होता आप भी यूज नहीं करोगे उस माइन को, या मैं भी यूज नहीं करूंगा। या फिर कोई ऐसी गाड़ी ली आपने जो कि हायर परचेज की गाड़ी है और आपका और मेरा एक डिस्प्यूट चल रहा है, हायर परचेज फाइनेंसिंग कंपनी और
कस्टमर का। कस्टमर बाय द टाइम उस गाड़ी को यूज करता जा रहा है जब तक केस चल रहा है और बाद में उसको खराब करके छोड़ देगा, तो कोर्ट उस केस में भी आपको एक स्टे दे सकता है कि नहीं सर आप यूज नहीं करोगे बाय द टाइम। फिर आता है परपेचुअल इंजेक्शन। कौन सा होता है? परपेचुअल इंजेक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ फाइनल जजमेंट। उसमें बोला जाता है कि जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता आप कभी भी, फाइनल मतलब लाइफ में कभी भी वो काम आपको करना ही नहीं है, कम परमानेंट स्टे लेके आ जाना। इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या मतलब होता है? व्हेन द मूवेबल प्रॉपर्टी, जब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो वेस्टिंग नेचर की होता है, फॉर एग्जांपल पनीर, दूध, मक्खन या अनाज, फूड ग्रेन्स, कुछ भी ऐसी चीज जो वेस्टिंग नेचर की है और वो डिस्प्यूट उसके ऊपर चल रहा है, तो कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि खराब हो सकती है, बेटर आप इसको सेल करो और फिर पैसे को कोर्ट के पास जमा करवा दो। इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज बेसिकली सेल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर द मूवेबल एसेट्स विच इज ऑफ पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल नेचर इन डिस्प्यूट। फिर आता है अपील। अपील कितने टाइप की होती है? अपील का मतलब होता है व्हेन, इन सिंपल वर्ड्स अपील का मतलब होता है व्हेन द अग्रीव्ड पार्टी wants aggrieved party by any when the party is agreed by the decision of any court and they go against the decree or order of the any court to higher court, उसको अपील बोला जाता है। अपील कितने टाइप की होती है? अपील होती है ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री से अपील क्या होती है? फर्स्ट टाइम आपने फाइल किया और दूसरे टाइम आप हायर कोर्ट के पास जा रहे हो, तो सिविल कोर्ट से हायर कोर्ट पे जाने को ओरिजिनल डिक्री बोला जा रहा है। सेकंड अपील क्या होती है? जब हायर कोर्ट के थ्रू आप क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके आप हायर कोर्ट में जा रहे हो, सबऑर्डिनेट से हाई कोर्ट में आप जा रहे हो क्वेश्चन ऑफ लॉ के अगेंस्ट, तो सेकंड अपील होती है। देन अपील ऑर्डर होते हैं। अपील फ्रॉम द ऑर्डर, नॉट ऑल ऑर्डर्स आर अपीलेबल, कुछ ही ऑर्डर होते हैं जो स्पेसिफिकली अलाउ होते हैं। अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सुप्रीम कोर्ट 3 केस में जा सकती है, जब सिविल कोर्ट के थ्रू भी जा सकते हो आप, हाई कोर्ट की एपेलेट जुडिशन के थ्रू भी जा सकते हो आप, और तीसरे वाला क्या हो सकता है? हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुडिशन के भी थ्रू भी आप जा सकते हो। सूट बाय माइनर, इफ द प्लेंटिफ इज माइनर तो उसके लिए एक नेक्स्ट फ्रेंड टू माइनर के नाम पे टाइटल चलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड टू माइनर के नाम पे, माइनर खुद का नाम से यूज नहीं करेगा, नेक्स्ट फ्रेंड टू माइनर अपॉइंट होगा और वो उसके बिहाफ पे केस लड़ेगा। इफ द माइनर डिफेंडेंट देन कोर्ट विल अपॉइंट अ गार्जियन फॉर द माइनर, और वो गार्जियन उसके नाम पे केस लड़ेगा। माइनर मेजर हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन होता है या तो उस केस को वहीं खत्म कर दे और या फिर उस केस को वो आगे प्रोसीड करना चाहे तो अपने नाम पे उस टाइटल को करवाए। नेक्स्ट इज अ समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर का मतलब होता है फास्ट केस की सुनवाई करना। कौन से वाले केसेस की सुनवाई? सर वेयर द डिफेंडेंट मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड केसेस एंड वेयर द डिफेंडेंट हैव नो एक्सक्यूज। वो बेसिकली कोर्ट को क्या करना चाहता है? कोर्ट को डिले कर रहा है, डिफेंडेंट के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, बस कोर्ट को गुमराह कर रहा है और डिफेंडेंट कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है और पैसा दूसरी पार्टी का यूज कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया आपको रेगुलर क्लास में, एनडीपीएल का आपका बिल आया 30,000 रुपीज का आपके घर का, आप उस बिल को पे नहीं कर रहे हो और कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है, तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, यू हैव यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू पे द बिल सिंपली। तो इसको समरी प्रोसीजर में निपटाया जाएगा और बोला जाएगा कि सर आप एनडीपीएल का बिल को पे करो, जो भी सेटलमेंट हो सकती है वो करो, अदरवाइज आप मेडिकल लीव या एक्सेट्रा लगा के उनके पैसे को थोड़े दिन तक बैंक में अपने रखोगे और मिसयूज करते रहोगे। ज्यादातर समरी प्रोसीजर केसेस किससे रिलेटेड है? कमर्शियल पेपर लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हो सकते हैं, या फिर अगर डेट है विद रिटन कॉन्ट्रैक्ट और जहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं है वहां पर समरी प्रोसीजर यूज हो सकते हैं। इसके साथ ही खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।